हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नोट सेट 2023 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आपको बता दूं ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसका आपको आंसर साथ में करते जाना है और लास्ट में आपका स्कोर कितना होता है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और जब वीडियो खत्म हो जाए तो आपको दोबारा से वीडियो चेक करके आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका नोट्स बनाना है। वीडियो पॉज करके आपको ये नोट्स बनाने हैं क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बीच में डाल रखी हैं और मैं आपको बता दूंगा वर्बली भी, और कुछ चीजें मैंने अंदर नोट्स के रूप में डाल रखी है तो वो आपको देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करते हो तो उसके अंदर देखो क्या इंपॉर्टेंट, क्या अलग दे रखा है, क्या हमें ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, सबसे पहले डिजीज दे रखी है जो कि है यहाँ पर डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन के बाद में यहाँ पे सिम्टम्स पूछा है और यहाँ पर नोट दे रखा है, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने अंडरलाइन कर ली है यहाँ पर। नोट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, दूसरा है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, तीसरा है सुसाइडल आइडियाज, चौथा है हमारे पास में डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए दोस्तों आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आपको भी आंसर करना है साथ में। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, तो राइट आंसर इज डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपका सिम्टम नहीं है, किसका, डिप्रेशन का। डिप्रेशन का सिम्टम्स नहीं है तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज क्या होता है। डिप्रेशन के अंदर में सारी एक्टिविटीज हैं, उसमें क्या क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है सारी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो जाएगा यानी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये सिम्टम्स होने वाला है। फिर डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, उसको गिल्ट होगा, मतलब कुछ भी काम करेगा तो वो सोचेगा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तो ये भी आप यहाँ पर आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी आपका डिप्रेशन का साइन है। तीसरा सुसाइडल ऑफ आइडियाज, सुसाइडल ऑफ आइडियाज भी आएंगे उसको कि नहीं मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, या फिर जो भी है उसको क्या उसके मन में चल रहा है डिप्रेशन की वजह से, तो उसको सुसाइडल आइडियाज भी आते हैं। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। दोस्तों डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी क्या है, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, ग्रेडियोसिटी क्या है आपका। ग्रेडियोसिटी में क्या होता है, देखो जब पर्सन है वो समझता है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, यानी खुद को सुपीरियर समझता है, खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा पावरफुल पर्सन समझता है, और उसकी एक्टिविटीज क्या हो जाती है यहाँ पर, सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। वहां पर ब्रेन एक्टिविटीज या फिर बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज सारी बढ़ जाती है। तो ये आपका डिप्रेशन का साइन नहीं है, ये आप मेनिया में देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी। ये कंडीशन डेल्यूजन ऑफ ग्रेडियोसिटी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, तो ये आपका डिप्रेशन का साइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट किसमें पाए जाते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है पर्टुसिस, दूसरा है चिकन पॉक्स, तीसरा है कोलेरा, चौथा है मीजल्स। तो क्या आएगा राइट आंसर। कॉप्लिक स्पॉट किसमें पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर होगा मीजल्स। जी हाँ, मीजल्स सबका राइट आंसर है। तो मीजल्स के अंदर आपको कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों पर्टुसिस के बारे में बात करते हैं। तो पर्टुसिस क्या होता है, इसको वूपिंग कप भी बोलते हैं, इसको वूपिंग कप भी बोलते हैं, और साथ में दूसरा नाम है इसका 100 डे फीवर, 100 डे कफ, सॉरी 100 डे कफ भी बोलते हैं। पर्टुसिस को क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ या फिर 100 डे कफ, और किसकी वजह से होता है, बोर्डेला पर्टुसिस, बोर्डेला पर्टुसिस की वजह से ये कॉज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स में क्या होता है दोस्तों, ये चिकन पॉक्स है जो वेरिसेला जोस्टर की वजह से कॉज होता है, वेरिसेला जोस्टर। देखिए एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। देखिए CP चिकन पॉक्स, तो यहाँ पर जो दोनों में वेरिसेला दोनों में आ जाता है, इसमें जो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वो वेरियोला आता है, वेरियोला, और चिकन पॉक्स का होता है वेरिसेला जोस्टर। तो वेरियोला यहाँ पर वेरिसेला, तो VC आ रहा है, C दोनों में कॉमन है, याद रखना दोस्तों, वेरिसेला C, चिकन पॉक्स में वेरिसेला C आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे याद कर सकते हैं दोनों में, एक का पॉजिटिव एजेंट वेरियोला, एक का वेरिसेला जोस्टर। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट का। उसके बाद में बात करते हैं कि रेसेस। दोस्तों जो वेरिसोला, जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के अंदर जो आपके जो रेसेस हैं वो फीवर के
24 आवर के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे, फीवर के 24 आवर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो फीवर आने के थर्ड डे आपको रेसेस देखने को मिलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद में थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूं, देखिए चिकन पॉक्स में क्या होता है, सेंट्रीपीटल होता है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, सेंट्रीपीटल, और स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल दो वर्ड होते हैं दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रीपीटल में क्या होता है, देखिए पी से आप याद कर सकते हैं पेट, पी से पेट, यानी सेंटर से स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ड्रेसेस ज्यादा है, सेंटर में ज्यादा है, और पेरिफेरली आपको कम देखने को मिला है। सेंटर में भी है और फेस पे भी है, उसके बाद में पेरिफेरली आपको बहुत कम देखने को मिलता है। भाई ये आपको देखने को मिलेगा चिकन पॉक्स में। सीपी, यहाँ पे पी है और यहाँ पर पी है पीटल, और यहाँ पर पी है पेट, याद रखना है आपको, ये पी वर्ड से आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल आपको स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, जो पेट पे बोल सकते हैं कम है और पेरिफेरली आपको ज्यादा देखने। एफ है यहाँ पे फार, यानी पेट से फार, यहाँ पर पेट से हम इसको कर रहे हैं आइडेंटिफाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप पेट से फार, एफ फॉर फार, मतलब पेट से दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरली इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसमें जो सोल और पाम है वो अफेक्टेड रहती है, किसमें, स्मॉल पॉक्स में। और चिकन पॉक्स में सोल और पाम अफेक्टेड नहीं होते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं एक और दे रखा है कोलेरा। कोलेरा क्या होता है दोस्तों, कोलेरा आपका विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी की वजह से कोज होता है, और इसकी 3 स्टेज होती है दोस्तों कोलेरा की, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ रिकवरी। जो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन है उसके अंदर आपको पेनलेस डायरिया देखने को मिलेगा, जो कि राइस वाटरी स्टूल होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 40 पर डे रहने वाली है। जो और उसके बाद में इतना सारा डायरिया होने के बाद में दूसरी स्टेज आती है वो कोलैप्स की आती है। जितना सारा डायरिया हो जाएगा तो वाटर लॉस हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और साथ में वॉशर हैंड मैन भी देखने को मिलेगा। वॉशर मैन हैंड यानी जो वो पानी में हाथ रहने की वजह से बार बार जैसा हाथ हो जाते हैं उसको हम वॉशरमैन हैंड बोलते हैं। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, बीपी कम हो जाती है, सारे जो पाल्पिटेशन वगैरह जो साइन सिम्टम्स है वो डिहाइड्रेशन के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में स्टेज ऑफ रिकवरी है। स्टेज ऑफ रिकवरी में आपका जो नॉर्मल वाइटल साइन हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, जो मतलब नॉर्मल की तरफ हो जाता है। तो ये सारे 3 स्टेज में कंप्लीट होती है कोलेरा। जो इन सारी चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंफ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म्ड एज। यूरिनरी ब्लैडर का इंफ्लामेशन क्या कहलाएगा, पहला ऑप्शन है सेप्सिस, दूसरा है यूरेथ्राइटिस, तीसरा है ब्लैडर सेप्सिस, और चौथा है सिस्टाइटिस। तो क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं फटाफट, जल्दी से बताएं। इंफ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इंफ्लामेशन को क्या बोलेंगे, सेप्सिस, यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर सेप्सिस, सिस्टाइटिस। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इज द राइट आंसर। द इंफ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एविडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी में वाइडली एंड एविडेंटली पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कार्टिलेजिनियस, तीसरा लिम्फ, चौथा मस्कुलर टिश्यू। तो राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है जो आपका सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का कौन सा कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होगा, यानी बोल सकते हैं कैंसर का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा। पहला ऑप्शन है सोनोग्राफी, दूसरा बायोप्सी ऑफ ट्यूमर, तीसरा सीटी स्कैन, चौथा एमआरआई। तो क्या आएगा राइट आंसर। दोस्तों आपको सारे आंसर कमेंट करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताना है, कितना स्कोर आपने गेन किया है। तो जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको बताने कितने करेक्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट आपके क्वेश्चन हुए हैं, तो ये आपको जरूर बताना है लास्ट में। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है बायोप्सी ऑफ ट्यूमर, यानी यहां पर क्या होता है, जब भी आपकी डायग्नोसिस करते हैं, मैलिग्नेंसी का डायग्नोसिस करते हैं, तो आपको बायोप्सी करवाना पड़ता है। यानी जो ट्यूमर होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा पीस ले लेते हैं, जिसकी बायोप्सी के लिए भेजते हैं, और उसका फिर चेक होती है
कि कहाँ पर कितना जो मेलिग्नेंसी क्या कौन सा सेल है, किस टाइप का कैंसर है, ये यहाँ पर बायोप्सी से ही पता लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस टू अटेंड एंड रिएक्ट टू ए स्टिमुलस इज नोन एज। वह प्रोसेस जिसमें आप किसी स्टिमुलस को अटेंड करते हैं और रिएक्ट करते हैं क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है परसेप्शन, दूसरा इलाबोरेशन, तीसरा इंटरप्रिटेशन, चौथा सेंसेशन। क्या आएगा राइट आंसर? क्या आएगा राइट आंसर? कमेंट करके फटाफट बताओ। वह प्रोसेस जिसमें स्टिमुलस को अटेंड करना और रिएक्ट करना होता है क्या कहलाता है? परसेप्शन, इलाबोरेशन, इंटरप्रिटेशन, सेंसेशन। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज परसेप्शन। परसेप्शन है दोस्तों, जैसे कोई भी आपका स्टिमुलस है उसको अटेंड और रिएक्ट करना, यानी जैसे आपकी विजुअल जो परसेप्शन हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, गस्टेटरी हो गया, ये सारे जो परसेप्शन है जिससे हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? पहला ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तीसरा है एंटीनेटल केयर, चौथा है रेफरल टू हॉस्पिटल। तो क्या आएगा? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए यहाँ पर बात की गई है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होगा? पहला है हेल्थ एजुकेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तीसरा एंटीनेटल केयर, चौथा रेफरल टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर राइट आंसर वो होने वाला है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन से हम किसी भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन दैट कॉजेज इन्फेंटाइल डायरिया। कौन सा मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन है जो इन्फेंटाइल डायरिया कोज करता है? पहला ऑप्शन है जियार्डिया, दूसरा रोटा वायरस, तीसरा साल्मोनेला और चौथा सिजिला। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा है वायरल पैथोजन जो इन्फेंटाइल डायरिया कोज करता है? चलिए दोस्तों आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज रोटा वायरस। रोटा वायरस है जो आपका इन्फेंटाइल डायरिया कोज करता है, यानी टिल वन ईयर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। टिल 1 ईयर वायरल कॉज होता है और इसके लिए वैक्सीन लगती है। वैक्सीन लगती है दोस्तों, जो वैक्सीन होती है उसका रूट ओरल होता है, उसका रूट ओरल होता है। एम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी डोज की बात करें तो 5 ड्रॉप्स होती है इसकी डोज। 5 ड्रॉप्स होती हैं, 5 बूंदे होती हैं जो कि पर ओरल इसका रूट रहता है और 6, 10 और 14 वीक पे ये लगता है। यानी जो वैक्सीन है उसकी डोज है वो 5 ड्रॉप, 6, 10, 14 वीक और रूट है वो ओरल रहने वाला है और टिल 1 ईयर तक ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर की डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 700 mg, दूसरा है 1000 mg, तीसरा है 1200 mg, चौथा है 500 mg। तो राइट आंसर क्या आएगा? कितनी डोज है जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए रहने वाली है कैल्शियम की? 700 mg, 1000 mg, 1200 mg या 500 mg। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इज 1200 mg। दोस्तों जो रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस आरडी ऑफ कैल्शियम फॉर लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो 1500 mg रहने वाला है। 1500 mg यहाँ पर रहने वाला है। प्रेग्नेंट मदर की बात करें तो 1000 से 1500 mg रहने वाला है और नॉन लैक्टेटिंग मदर या फिर नॉन प्रेग्नेंट मदर की बात करें तो 500 mg यहाँ पर रहने वाला है। देख लीजिए दोस्तों जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो लैक्टेटिंग मदर के लिए होती है और इसकी जो डोज होती है वो आपकी 1 ग्राम टेबलेट के फॉर्म में आपको मिलती है जो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में, यानी 4 मंथ टू 6 मंथ आफ्टर पोस्टपार्टम, यानी 4 मंथ पहले, यानी प्रेगनेंसी के टाइम 4 मंथ
कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में स्टार्ट करते हैं और 6 मंथ पोस्टमार्टम तक लेते हैं, उसमें 500 mg एलिमेंट्रल आयरन होता है जिसकी पर टेबलेट होती है 500 mg पर टेबलेट, और ट्वाइस ए डे लेते हैं, ट्वाइस ए डे यानी दिन में 2 बार ली जाती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेस्ट एंड इजी वे टू मॉनिटर रिसस्टिटेशन इन ए बर्न पेशेंट इज। कौन सा बेस्ट एंड इजी वे होता है रिसस्टिटेशन मॉनिटर करने के लिए एक बर्न पेशेंट का, या फिर बोल सकते हैं सीधी लैंग्वेज में कौन सा बेस्ट एंड इजी वे है बर्न पेशेंट में फ्लूइड को कैलकुलेशन करने के लिए कि सही उसका फ्लूइड जो है उसका सही हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि वह अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो कैसे मॉनिटर करेंगे? मॉनिटर पल्स रेट, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, मॉनिटरिंग हेमेटोक्रिट। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा बेस्ट वे है रिसस्टिटेशन हुआ या नहीं हुआ बर्न पेशेंट का ये चेक करने के लिए? पहला ऑप्शन है मॉनिटरिंग पल्स रेट, दूसरा मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, तीसरा मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, चौथा है मॉनिटरिंग हेमेटोक्रिट। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट। यानी अगर आपका यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर है तो ये आपका नॉर्मल जो है यूरिन आउटपुट है, यानी यहाँ पर जो रिसस्टिटेशन है वो हुआ है बर्न पेशेंट का, यानी अभी जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मल अपगार स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल अपगार स्कोर क्या होता है एक न्यूबॉर्न के लिए? पहला ऑप्शन है 4 to 6, दूसरा बिलो 3, तीसरा है 3 to 4 एंड चौथा 7 and above. What will be the right answer? The Apgar score is normal for newborn 4 to 6, below 3, 3 to 4 or 7 and above. The right answer will be, what will be right answer? कमेंट में आपको आंसर करना है क्या यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इज 7 and above। देखिए दोस्तों जो अपगार स्कोर है वो होता है 3 कैटेगरी में, 0 to 3, 4 to 6 और 7 to 10। 10 है जो आपका मैक्सिमम है। तो जो 0 to 3 होता है वो आपका सीवियरली डिप्रेस्ड होता है, उसके अंदर आपको इमीडिएट इंटरवेंशन यानी रिसस्टिटेशन या फिर बोल सकते हैं सीपीआर देना पड़ता है। उसके बाद में 4 to 6 होता है वो मॉडरेट डिप्रेस्ड होता है, वो आपका मॉडरेट डिप्रेस्ड होता है, उसमें इंटरवेंशन देते हैं, नॉर्मल इंटरवेंशन ऑक्सीजन वगैरह देते हैं जब तक आपका अपगार स्कोर 7 नहीं आ जाता। उसके बाद में 7 to 10 है वो आपका नॉर्मल स्कोर है एकदम में, उसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, नो इंटरवेंशन, और जो आपकी रूटीन केयर है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये आपका अपगार स्कोर के बारे में था। अपगार स्कोर क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है WHO वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। WHO कब एस्टेब्लिश्ड हुई? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1948, दूसरा है 7 अप्रैल 1948, तीसरा है 7 अप्रैल 1945, चौथा है 7 अप्रैल 1947। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं। राइट आंसर विल बी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 7 से 8 म्यूएम, दूसरा है 6 से 7 म्यूएम, और तीसरा है 8 से 9 म्यूएम, और चौथा ऑप्शन है 9 से 10 म्यूएम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 7 to 8 म्यूएम। जो आरबीसी है जब मेच्योरेशन होता है, जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसका डायमीटर फिर कम हो जाता है, जो कि 7.2 म्यूएम होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो 7.2 म्यूएम इज द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सीबेशियस स्किन, दूसरा है एपिडर्मिस, तीसरा है डर्मिस, चौथा है हेयर। तो क्या आएगा राइट आंसर?
कौन सी स्किन की सुपरफिशियल लेयर है? चलिए देखते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए आंसर की तरफ चलते हैं। लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपने राइट आंसर किए हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। अगर मेनली बात करें तो स्किन की 3 लेयर होती है। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस और फिर होती है सबक्यूट। ये 3 मोस्ट लेयर होती हैं। तो सुपरफिशियल की बात करें तो होती है एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम। जो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 22 से 27 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 से 12 सेंटीमीटर और तीसरा है 28 से 31 सेंटीमीटर और चौथा है 2 से 7 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है फेलोपियन ट्यूब की लेंथ? कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब कितनी होती है? 22 से 27, 7 से 12, 28 से 31 या फिर 2 से 7 सेंटीमीटर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 7 से 12 सेंटीमीटर। दोस्तों आपकी 10 सेंटीमीटर तक आप नॉर्मल रेंज वो बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें इन्फंडिबुलम जो आपका स्टार्टिंग पार्ट होता है जो 1.25 सेंटीमीटर का होता है, फिर जो एम्पोला होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है जो आपका 5 सेंटीमीटर का होता है, फिर स्टमस होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर का होता है और इन्फंडिबुलम जो होता है वो आपका इंटरस्टिशियम जो आपका, या फिर इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं इंटरस्टिशियम या फिर इंट्राम्यूरल, जो कि 1.25 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इस तरह से आपके 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पेशेंट हु रिफ्यूजेस टू ईट स्टेटिंग दैट हिज फूड इज पॉइजन इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। एक पेशेंट है वो खाना खाने से मना कर रहा है और कह रहा है कि फूड इज पॉइजन। तो किसका एग्जाम्पल होगा ये? पहला ऑप्शन है सुसाइडल आइडिएशन, दूसरा है डेल्यूजन, तीसरा है नेगेटिविज्म और चौथा है हेलुसिनेशन। पेशेंट है वो मना कर रहा है खाना खाने से और वो बोल रहा है इसके अंदर जहर है। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? सुसाइडल आइडिएशन, डेल्यूजन, नेगेटिविज्म, हेलुसिनेशन। एम्स में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज डेल्यूजन। उसको डेल्यूजन की बात करें तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसको शक है कि उसको मारना चाहते हैं उसके रिलेटिव, उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स जो उसको मारना चाहते हैं जहर देके खाने में। तो ऐसा डेल्यूजन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कंडीशन में पेशेंट रिफ्यूज करेगा खाना खाने से और वो बोलेगा कि फूड में पॉइजन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट यूज इन लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर में क्या नहीं काम लिया जाता? पहला ऑप्शन है यूरेट्रोलिथोटोमी, दूसरा है नेफ्रोलिथोटोमी, तीसरा है पाइलोलिथोटोमी और चौथा है लिथोटोमी। तो क्या आएगा राइट आंसर? लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर में क्या काम में नहीं जाता? ऑप्शन ए यूरेट्रोलिथोटोमी, ऑप्शन बी नेफ्रोलिथोटोमी, ऑप्शन सी पाइलोलिथोटोमी, ऑप्शन डी लिथोटोमी। तो राइट आंसर इज लिथोटोमी। ये सारे प्रोसीजर हैं। बाकी जो लिथोटोमी है वो आपकी पोजीशन है, लिथोटोमी आपकी पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स गिवन बिलो इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कौन से मेजर्स हैं वो आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन है ट्यूबरक्लोसिस के? पहला ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीनेशन, दूसरा है डॉट्स ट्रीटमेंट और तीसरा है एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस और चौथा है एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज डॉट्स ट्रीटमेंट। जो डॉट्स ट्रीटमेंट है वो आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। बीसीजी आपका प्राइमरी में आता है, वैक्सीनेशन सारे वैक्सीनेशन आपके प्राइमरी में आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है विच टीबी इज मोर इन्फेक्शियस। कौन सी टीबी सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होती है? पहला ऑप्शन है मेनिंजल टीबी, दूसरा इंटेस्टाइनल टीबी, तीसरा पल्मोनरी टीबी, चौथा है स्पाइनल टीबी। तो राइट आंसर क्या आएगा? कौन सी टीबी है जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होती है? तो राइट आंसर इज पल्मोनरी
टीबी, और मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलती है। जो पल्मोनरी टीबी है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। नेक्स्ट और हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए और आपको स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड, मिट्रल वाल्व को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है पल्मोनिक वाल्व, दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व, तीसरा बाइकस्पिड वाल्व और चौथा सेम्युलर वाल्व। तो क्या बोलते हैं मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेम्युलर वाल्व। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज बाइकस्पिड वाल्व। देखिए दोस्तों, जो आपका लेफ्ट एट्रियोवेट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व होता है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है उसका बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व उसी को बोलते हैं। और जो आपके राइट एट्रियोवेट्रिकुलर के बीच में होता है उसको आप ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या फिर राइट एट्रियोवेट्रिकुलर वाल्व भी उसको बोलते हैं। तो जो लेफ्ट वाले के तीन नाम हो गए, मिट्रल वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेट्रिकुलर वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। और वहीं यहाँ पर देखिए एक अरोटा का वाल्व होता है, एक अरोटा का वाल्व होता है, और यहाँ पर एक आपका जो पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व होता है जिसको आप पल्मोनिक वाल्व बोलते हो। ये दोनों आपके सेमिलुनर वाल्व होते हैं। एक इधर आपका आरोटिक वाल्व होता है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर में होता है, और राइट वेंट्रिकुलर में आपका पल्मोनिक वाल्व होता है, जो कि दोनों आपके सेमिलुनर वाल्व के नाम है। एक आपका पल्मोनिक वाल्व और दूसरा आरोटिक वाल्व। तो ये थे हमारे 20 MCQ नॉर्थ सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। बाकी और भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसी तरह से आपको वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट, छोटे से वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम मोटिवेट हों तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।